ठीक ना। कल हम लोगों ने ये देखा था, तो ए आर जो था वो कितना था, वीटी माइनस वी आर वी आई अपॉन वीटी प्लस वी आई इंटू ए आई, और एटी क्या था, टू वीटी अपॉन वीटी प्लस वी आई इंटू ए आई। अब बहुत बार बुक वगैरह में इसमें क्या आता है, ये वी की जगह म्यू के पदों में आ जाता है ना। तो देखो ये क्या लिख सकते हैं, वीटी को क्या लिख सकते थे, वीटी को लिख सकते थे अंडर रूट टी बाई म्यू टी, है ना। और वी आई को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टी बाई म्यू आई। ऊपर भी रूट टी आएगा, नीचे भी रूट टी आएगा, टी कट जाएगा, त्रिनाव से स्वतंत्र आ जाएगा, है ना। तो म्यू के पदों में भी बहुत बार याद रख सकते हो, म्यू वाले में आएगा तो रूट वाला टर्म आएगा, तो रूट के पदों में याद रखो, या तुम्हारी मर्जी है वी और के पदों में याद रखना, रखो, आपको इसे एक फॉर्म याद रखना, ठीक है। इसका हम लोग ने देखा था जब भी सघन माध्यम से परावर्तन होता है, जब भी सघन माध्यम से परावर्तन होता है तो उसके इसमें क्या आता है, एक पाई का कलांतर आ जाता है। क्यों आता था पाई का कलांतर, यहाँ सघन माध्यम का मतलब ट्रांसमिटेड जो मीडियम होगा उसमें वेग क्या होगा, कम, और विरल में वेग ज्यादा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, तो ओवरऑल राशि क्या आएगी, नेगेटिव। तो आयाम जो इंसिडेंट है उसका ऋणात्मक होगा, मतलब आयाम अगर ऊपर से जा रहा है तो वो नीचे से हो गया, वो माइनस को जब एडजस्ट करोगे इक्वेशन में तो अंदर ले जाओ तो साइन प्लस पाई आएगा, है ना, इसलिए पाई का कलांतर बोला। क्लियर यहां तक, ये चीज अपन ने देख रखा था, है ना, यहां तक रिजल्ट देखे थे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगर सघन माध्यम से ना होकर विरल माध्यम से परावर्तन हो रहा है तो उस केस में कोई पाई का कलांतर नहीं आएगा, क्योंकि विरल माध्यम के केस में ट्रांसमिटेड वाले का वेग ज्यादा होगा, वे धनात्मक राशि है। कभी भी ट्रांसमिटेड वाले में कोई कलांतर नहीं है, क्योंकि उसमें माइनस का ऑप्शन नहीं, प्लस प्लस का ही ऑप्शन है ना। 5 1 5 2 सब देख लिया था, 0 0 0 है, सारे रिजल्ट आ गए थे। चलो अब हम लोग आगे चलते, इसी का यूज करते। देखो अब क्या होता है, अध्यारोपण एक टर्म आता है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत एसएचएम में पढ़े थे और इंटरफेरेंस में पढ़े, जो वेव ऑप्टिक्स से बात किए थे ना। तो वहां पे एक वापस अध्यारोपण में क्या होता था, अगर एक तरंग एक पॉइंट पर पहुंच रहा है, दूसरा तरंग उसी पॉइंट पर पहुंच रहा है, दोनों एक साथ मिलकर एक नया तरंग बना सकते हैं, इसी को अपन अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। एसएचएम में पढ़े तो क्या बोलते हैं, किसी एक बल के कारण एसएचएम हो रहा है, किसी दूसरे बल के कारण अलग अलग से एसएचएम हो रहा है, जब दोनों बल एक साथ लग जाए तो एसएचएम का अध्यारोपण कैसे हो, ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसी तरह यहाँ पर भी तरंग का भी अध्यारोपण, अध्यारोपण क्या है, एक फैमिली हो। अब अध्यारोपण में दो भाग कर दिए, क्या भाग किए कि अगर मान लो तरंग के गमन की दिशा, है ना, दोनों विपरीत है, तो इस केस में जो अध्यारोपण होगा ना उसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे जो तरंग उत्पन्न होगा वो अप्रगामी तरंग हो सकता, होगा नहीं होगा वो कंडीशन आगे से, ठीक है। अगर एक ही दिशा में जा रहा है या ऐसे आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण होता है। जैसे आपको हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्यतिकरण कराया था, उसमें विपरीत दिशा थोड़ी आ रहा था, दोनों एक ही दिशा में आगे प्रवंगन में, तो वो व्यतिकरण होता है, ठीक है। तो व्यतिकरण और स्टैंडिंग वेव, अप्रगामी तरंग, ये दो अलग अलग, दोनों ही सुपरपोजिशन है। कोई बोलेगा क्या स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन अध्यारोपण के कारण है, तो आंसर आएगा हाँ। कोई बोलेगा क्या व्यतिकरण अध्यारोपण के कारण है, तो आंसर होगा हाँ, ठीक है, दोनों ही अध्यारोपण का ही कारण है। लेकिन अपन क्या भी है उसको दो भाग में बांट दिया, एक व्यतिकरण और एक स्टैंडिंग वेव अप्रगामी, ठीक है। तो अप्रगामी तरंग का अध्ययन केवल और केवल दो चैप्टर में होगा, इसमें प्रकाश में हम लोग ने अप्रगामी का बात नहीं किया था, प्रकाश में हम लोग किसका बात किया था, व्यतिकरण, है ना। साउंड जो होगा उसमें दोनों बात करेंगे, व्यतिकरण भी बात कर सकते हैं और स्टैंडिंग वेव भी। रस्सी वाले में हम लोग हमेशा स्टैंडिंग वेव का बात करें, इसमें व्यतिकरण का बात करेंगे रस्सी में। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्लियर है। तो व्यतिकरण क्या होता है, स्टैंडिंग वेव क्या होता है, अप्रगामी तरंग, दोनों क्लियर है, दोनों ही सुपरपोजिशन के रिजल्ट के रूप में आएगा अध्यारोपण के, है ना। दोनों ही अध्यारोपण के कारण होगा, लेकिन बस अंतर क्या है, एक केस में जब अध्यारोपण हो रहा है तो प्रकाश या तरंग जो एक ही दिशा में जा रहा है वो होता है व्यतिकरण, एक केस में विपरीत दिशा में तरंग आ रहा था वो होता है अप्रगामी तरंग का निर्माण, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो हम लोग यहाँ स्ट्रिंग वेव पढ़ेंगे तो उसमें केवल अप्रगामी तरंग का बात करेंगे, ठीक है। तो अप्रगामी तरंग क्या होगा वो समझ, क्लियर है। देखो मैंने तुमसे बोला कि सर मेरे पास एक समीकरण था y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या ये तरंग का समीकरण है अप्रगामी या प्रगामी, प्रगामी, चलने वाला, है ना। दूसरा समीकरण था मेरे पास ये y1,
y2, ये था a साइन ओमेगा टी प्लस की एक्स। क्या ये भी तरंग का समीकरण है? प्रगामी या अप्रगामी? बस दोनों में अंतर क्या है? एक प्लस में जा रहा था एक, अब मैं इन दोनों का अध्यारोपण करता हूं। अध्यारोपण करने का मतलब क्या है? दोनों का समीकरण को ऐड कर दो, वही रिजल्टेंट होगा। जब दोनों का अध्यारोपण होगा तो y रिजल्टेंट क्या है? y रिजल्टेंट है y1 प्लस y2। अब देखो करो इसको, y1 प्लस y2, a तो वही है, कॉमन आ गया। साइन c प्लस साइन d क्या होता है? साइन c प्लस d बाई 2। तो साइन c प्लस डी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स, के एक्स चेस कर गया बाई 2, है ना? साइन a प्लस बी बाई 2, है ना? इनटू आगे क्या आता था? कॉस c माइनस डी, तो माइनस के एक्स आएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, केवल की एक्स। हाँ हाँ, तू लिख रहा है ना, घबरा क्यों रहा है? प्रकाश को यहां से वहां पहुंचने में समय लगता है, लिख तो मैंने पहले ही दिया था, यहां से वहां पहुंचने में समय लग गया, दूर बैठ गए इसीलिए, यहां रहे तो तुम्हें दिख जाता तुरंत। किसने भगा? क्यों? अपने अपने से गया है ना? हाँ चलो देखो, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2a cos के एक्स, ध्यान से देखो ना यहाँ, फिर बाद में समझ नहीं आएगा, इनटू साइन ओमेगा टी। क्या ये तरंग का समीकरण है? नहीं, हमने कल इतना मेहनत करके सीखा था कि तरंग के समीकरण में t और x जहां भी आए t प्लस माइनस एक्स बाई वी के पदों में होना चाहिए। क्या यहाँ t प्लस माइनस एक्स बाई वी का पद है? तो ये तरंग तो नहीं है। कौन सा तरंग नहीं है? प्रगामी तरंग नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? लेकिन मिला तो तरंग से ही, तो तरंग तो रखना पड़ेगा नाम में, लेकिन प्रगामी नहीं, तो इसको अप्रगामी बोल देंगे, और क्या। तो इसी को हम लोग अप्रगामी तरंग बोलते हैं। ये किस चीज का समीकरण हो गया? अप्रगामी तरंग। अप्रगामी तरंग। अब क्यों बोलते अप्रगामी, एसएचएम क्यों नहीं बोलते, वो अभी समझ में आ गया। फिलहाल अपन अप्रगामी तरंग बोले, ठीक है? याद है? कोई दिक्कत नहीं? अब देखो लिख लो इसको, पहले तो हेडिंग डाल के अप्रगामी तरंग। हाँ वो इक्वेशन ही दिखा दो, हाँ इक्वेशन दिखा दो। तो रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ा है? क्योंकि रिफ्लेक्शन, तो मैंने बोला सर एक तरंग इधर से चला, एक तरंग उधर से है, उधर से आने का मतलब रिफ्लेक्टेड तरंग, इधर से रस्सी पैसे भेज रहे हैं, उधर से तरंग परावर्तित हो गया आ रहा है, तो दोनों आपस में अध्यारोपित हो गए। हाँ ये समीकरण लिख लो। अब देखो इसमें हम लोगों ने अप्रगामी तरंग जो बना उसमें काम किया, क्या काम किया? अप्रगामी तरंग का डिस्टेंस देखो, दोनों का आयाम सेम रखा है, नहीं देख रहे हैं? अच्छा लिख रहे हैं, लिख लो। तुम देख रहे हो ना? हाँ तुम लिखना बाद में, जब मिटा देंगे तब लिखना, क्योंकि लाइट को वहां पहुंचने में टाइम लगेगा, मिट पहले ही जाएगा, पहले तुमको दिख रहा होगा। चलो ठीक है। ठीक है, हो गया। अगर तरंग है तो अप्रगामी या तो प्रगामी, है ना? चलो अब आगे देखते क्या हुआ। यहां तक तो समझ में आ गया, अब हुआ क्या, यहां तक क्लियर है? अब अप्रगामी तरंग के लिए क्या क्या जरूरी है पहले वो समझिए। पहला कंडीशन क्या जरूरी है? तरंग को क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बट तरंग का विपरीत दिशा में प्रगमित नहीं, तरंग विपरीत दिशा में प्रगमित होनी है ना, होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो अप्रगामी तरंग नहीं बनेगा। एक दिशा में अगर तरंग जा रहा है तो उससे कभी भी अप्रगामी तरंग नहीं बनेगा, है ना? हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, एक प्लस एक्स में जा रहा है, एक माइनस एक्स में आ रहा है, तभी बन सकता है, बनेगा नहीं, गारंटी नहीं है।
दूसरा कंडीशन, ओमेगा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बताओ ऐसा तो होगा नहीं कि सर एक रस्सी ये वाला एक रस्सी वो वाला दोनों का तरंग आपस में मिल गया, मिलने के लिए दोनों एक ही रस्सी पे होना चाहिए ना। अगर ओमेगा सेम है तो ऑटोमेटिकली के सेम हो गया। अगर ओमेगा सेम है, रस्सी सेम है, तो वी सेम है। एक ही रस्सी पे तो ऐसा तो है नहीं कि एक तरंग ज्यादा तेज चलेगा एक तरंग धीरे चलेगा। टी बाई म्यू, टी सेम म्यू सेम, तो वेग सेम है। वेग हो तो ओमेगा बाई के, तुमने ओमेगा सेम कर तो के भी सेम हो जाता है। ऑटोमेटिकली ओमेगा समान होने का मतलब अपने आप इसका मतलब क्या हो गया, के समान होगा। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ जो तीसरा कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है, आयाम। हाँ, अब बिल्कुल सही बात कर सर, ओमेगा समान क्यों होना चाहिए। अगर ओमेगा समान नहीं होता ना तो ये अकेला एक्स नहीं बचता, इसमें ओमेगा टी वाला टर्म नहीं बचता, वो कटता नहीं है ना, तो इसलिए अपन ओमेगा सेम। तीसरा, आयाम समान होता है। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो परिणामी तरंग अप्रगामी। ठीक है, और इस अप्रगामी तरंग को हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला सर, इस चीज को, इस पूरे चीज को हम लोग आयाम बोल देते हैं। और ये हो गया एसएचएम के लिए गति। देखो ए साइन ओमेगा टी, ए डैश बोल दो, है ना। जहां पर जो आयाम है ए डैश वो अलग अलग एक्स का अलग अलग है। समझ में आ रहा है, अलग अलग एक्स पर आयाम अलग अलग, एक्स बराबर 0 पर आयाम है 2a, और एक्स बराबर मतलब कि एक्स बराबर पाई बाई 2 पर आयाम है 0। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये एक एसएचएम को दर्शा रहा है। मतलब जो माध्यम है उसके सारे कण एसएचएम कर रहे हैं, इन सारे कण के एसएचएम का आयाम क्या क्या है, अलग अलग। कहां पर वो पॉइंट है उस पर निर्भर। समझ में आ गया। तो ऐसे तरंग को हम लोग अप्रगामी तरंग, जिसमें क्या होगा, अप्रगामी तरंग में क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स होंगे माध्यम के वो सारे के सारे एसएचएम कर रहे होंगे अलग अलग। अभी आपको प्रगामी तरंग जाता था, मान लो प्रगामी तरंग, तो कोई सा भी एक्स ले लो, अपने आयाम मैक्सिमम तक पहुंचता ही था ना। तरंग जाएगा बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक जाएगा फिर वापस जीरो, तो हमेशा पहुंचेगा। तो प्रगामी तरंग में जितने भी कण होंगे उनका आयाम सेम होगा, जबकि अप्रगामी तरंग में एक्स पर निर्भर कर रहा होगा किसका कितना आयाम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये जनरल समीकरण हो गया अप्रगामी तरंग। तो मैं और जनरल लिखना हो साइन के एक्स साइन ओमेगा टी ले लो, कोई दिक्कत, कॉस के एक्स साइन की जगह दोनों साइन ले लो, दोनों कॉस ले लो, एक साइन एक कॉस, तुम्हारी मर्जी। क्लियर है। अब देखो एक चीज ध्यान देना, क्या कहीं ऐसा पॉइंट है जिसका आयाम 0 आ रहा हो, कोई ऐसा पॉइंट है एक्स का, क्या जहां के एक्स बराबर पाई बाई 2 हो, के का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो क्या एक्स का कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा। उस पॉइंट पे आयाम कितना, 0। मतलब ए 0 हो गया, वाई बताओ कितना होगा किसी भी समय पे, हाँ उस पॉइंट के लिए वाई का विस्थापन कितना होगा किसी भी समय, 0। तो वो हमेशा 0 पे रहेगा, क्या वो चलेगा, हमेशा स्थिर रहेगा। ऐसे बिंदु को बोलते हैं निस्पंद नोड। निस्पंद, मैंने बोला कि इस रस्सी पे, इस माध्यम, रस्सी में इसलिए बोलो कि हम लोग स्ट्रिंग वेव कर रहे हैं, यही फेनोमेना साउंड वेव में भी हो, है ना। यही फेनोमेना लाइट वेव में भी होता है, लेकिन लाइट वेव में हम लोग चूंकि लाइट का हम लोग कभी भी स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन नहीं बोलते, उसका बात नहीं करते। ठीक है, तो रस्सी के वैसे पार्टिकल, वैसे कण, वैसे स्थिति पर स्थित कण जिस पर या जिनका कोई विस्थापन नहीं हो रहा समय के साथ, या फिर दूसरे पद में बोले जिनका आयाम ही 0 है। अब अगर ये राशि 0 टाइम कुछ भी रख दो ना, ये हमेशा 0 आएगा भाई, है ना। तो ऐसे कण हमेशा y बराबर 0 माध्य स्थिति पर रहेंगे, ऐसे कण को हम लोग क्या बोलेंगे, निस्पंद नोड। क्लियर है। कुछ ऐसे पार्टिकल जिनका आयाम मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2a, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। कब होगा 2a, जब cos के x का वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 2 पाई में से -2 कोई बात नहीं, माइनस साइन अंदर ले जाएंगे साइन के साथ, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनका आयाम मैक्सिमम होगा 2a के बराबर, वैसे पार्टिकल को बोलते हैं एंटी नोड।
परस्पंद कि विस्पंद? परस्पंद, परस्पंद। ठीक है, तो यहां पर स्टैंडिंग वेव में परस्पंद और निस्पंद का बनना होगा, जबकि स्टैंडिंग वेव ना था, प्रगामी तरंग था, तो उसमें कोई निस्पंद कोई परस्पंद नहीं बनता था। ठीक है, तो नोट डाल के लिखो इसके आगे, वो 3 कंडीशन लिखी ली होगे। हाँ, साइन साइन दोनों ले लो, दोनों कॉस कॉस, तो वो kx π/2 रख के 0 रखेंगे, खत्म बात। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनिशियल कंडीशन चेंज हो जाएगा, निस्पंद और प्रस्पंद बनेगा, तो नेचर तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये लिख लिया कंडीशन। अब इसका पहला पॉइंट लिखना, कुछ ऐसे बिंदु होंगे जिनके लिए आयाम सदैव शून्य होगा। जिनके लिए आयाम सदैव क्या, जिनके लिए आयाम शून्य होगा। कुछ ऐसे बिंदु होंगे जिनके लिए आयाम शून्य होगा, तथा ऐसे बिंदु जिनके लिए आयाम शून्य होगा, तथा ऐसे बिंदु सदैव, तथा ऐसे बिंदु सदैव स्थिर रहेंगे। ऐसे बिंदु सदैव स्थिर रहेंगे। ठीक है, ऐसे बिंदुओं को निस्पंद कहते हैं। ऐसे बिंदुओं को निस्पंद कहते हैं। ऐसे बिंदुओं को निस्पंद कहते हैं। ठीक है, यहां तक। परस्पंद क्या होगा? आयाम मैक्सिमम होगा, तो वो भी लिख लो, है ना। कुछ ऐसे बिंदु होंगे जिनका आयाम अधिकतम होगा। कुछ ऐसे बिंदु होंगे जिनका आयाम अधिकतम, कुछ ऐसे बिंदु होंगे जिनका आयाम अधिकतम होगा। कुछ ऐसे बिंदु होंगे जिनका आयाम अधिकतम होगा, है ना। ऐसे बिंदुओं को परस्पंद कहते हैं, नोड और एंटी नोड। पहले वाले को नोड, दूसरे वाले को एंटी नोड। ठीक है, यहां तक। परस्पंद मतलब एंटी नोड। अभी सब करेंगे, ऊर्जा का अध्ययन अभी नहीं किया ना, इसमें भी ऊर्जा पढ़ाएंगे। सुबह बताया था ना क्या क्या पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग इक्वेशन डिराइव किए, फिर इस पर नेमिंग देखेंगे, नामकरण करेंगे इसका, फिर ऊर्जा बात करेंगे। ठीक है, चलो देखो, अब बात करते हैं इसमें कि परस्पंद और निस्पंद क्या हुआ, वो क्लियर है ना। तो अब एक बात बताओ, जैसा कि मान लो मैं बात किया कि सर इसका चित्र बनाना है मुझे, तो मैंने चित्र बनाया, अगर मान लो, है ना, इतने हिस्से का बना रहा हूं, मैंने बोल दिया सर यहाँ पे मान लो नोड है, मान लो बात, तो यहाँ 0 है, फिर आयाम बढ़ते 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 2a आएगा, फिर वापस घटते घटते 0 आएगा, फिर वापस बढ़ते 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 2a आएगा, फिर वापस घटते घटते 0 आएगा, फिर बढ़ते बढ़ते 2a आएगा। ये बात करते, सब बात करते, पैसे से कला उला सब बात करेंगे। ठीक है, तो रस्सी का जो आकार दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। रस्सी का जो आकार दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब रस्सी कैसा होगा? अगर रस्सी का आकार ऐसा दिखे, तो रस्सी बनाए तो रस्सी कैसा दिखेगा? पहले तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। कुछ देर बाद क्या होगा? आयाम कम हो गया, माध्य स्थिति की तरफ सब आ गए, तो कुछ देर बाद ऐसा दिखेगा। फिर कुछ देर बाद कैसा दिखेगा? रस्सी सीधा हो जाएगा, हाँ है ना। फिर कुछ देर बाद क्या दिखेगा? रस्सी नीचे हो जाएगा ऐसा। फिर कुछ देर बाद यहां आ जाएगा रस्सी। समझ आया? ठीक है, ऐसा तुम देखे होगे, हाँ, तार में जब गिटार वगैरह प्ले करते हो, या फिर एक गेम खेलते थे जब हम लोग, है ना, बीच में, है ना, वो ढक्कन फंसा के ऐसे ऐसे करते थे, है ना। तो हाँ, तो उसमें उसमें हाँ, उसमें ये बनता है, लूप बनता है, वो वही है, और कुछ नहीं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये पॉइंट्स क्या है? ये सारे पॉइंट्स क्या है? ये सारे पॉइंट्स क्या है? एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होगा? नोड्स। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड को। और ये जो पॉइंट है बीच वाले, ये कौन से पॉइंट्स है?
एंटी नोड, इसको एन लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, एन। एन क्या हो गया, एंटी नोड। हाँ डायग्राम बना लो। अब देखो दो नोड के बीच की दूरी करते हैं क्या, हाँ करते हैं, प्रूफ करते हैं उसको, लैम्डा टेंशन मतलब। दो एंटी नोड के बीच की दूरी भी निकालते हैं, एक नोड एक एंटी नोड के बीच की दूरी भी निकालते हैं। ठीक है, अभी सब निकाल के देखते हैं। क्लियर यहां तक, नोड एंटी नोड क्लियर हो गया। इसमें कितने लूप दिख रहे हैं, 3 लूप, 3 लूप दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात तो, जहां पे मैंने रस्सी को बांध दिया, फिक्स कर दिया, वहां क्या एंटी नोड बन सकता है, नहीं। तो फिक्स्ड एंड पे क्या बनेगा, तो ये याद रखना है, कभी भी फिक्स्ड एंड लिख दिया, फिक्स्ड एंड, एक मिनट रुक जाओ, मतलब बंधा, बंधा सिरा, यहां पे क्या बनेगा, नोड। ये हमेशा ध्यान रखना, यहां कभी एंटी नोड नहीं बन सकता। और जो मुक्त सिरा हो, क्या वहां कभी नोड बनेगा, नहीं। मुक्त सिरे पे क्या बनेगा, सदैव एंटी नोड। मुक्त सिरे पे क्या बनेगा, मुक्त सिरा, इस पे क्या बनेगा, एंटी। बीच में नोड एंटी नोड कुछ भी बन सकता है। मैं बोला जहां बंधा हुआ है ना, फिक्स है, वहां 100% नोड है, जहां फ्री है वहां 100% एंटी नोड है। बाकी बारे में कोई कमेंट नहीं किया मैंने। बीच में कहां फ्री है, रस्सी का, इसके इसके इधर कुछ भी नहीं है क्या, रस्सी बल नहीं लग रहा इसके इधर, फ्री मतलब उसके उधर वाला कोई बल ही नहीं लगा रहा। ठीक है, तो ये एंटी नोड। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहता है कि एक रस्सी जिसका दोनों सिरा बंधा हुआ है में 3 लूप बन रहा है। तब दोनों सिरा बंधा हुआ मतलब दोनों एंड पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। 3 लूप ऐसा बन गया चित्र, समझ में आया। हाँ अब बोलो। हाँ आयाम कहाँ, स्थिति न्यूनतम होगी ना, मैं आयाम बोला, आयाम क्या होता है, माध्य स्थिति और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बीच की दूरी, वो तो सबसे ज्यादा इसी का, भूल गया सब। एसएचएम, एसएचएम का पार्टिकल आयाम का मतलब हमेशा आयाम पे थोड़ी मिलता है, आता है ना माध्य से, वो आ गया माध्य से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे चले। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे दो नोड के बीच की दूरी निकालनी है, दो एंटी नोड के बीच की दूरी निकालनी है, एक नोड एक एंटी नोड के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो पहले पर नोड के नोड की बात करते हैं। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, फास्ट। हाँ जाना मुझे कहीं नहीं, 12 बजे तक मैं आज फ्री हूं। 8 बजे खाना खाने बोल दिया हो क्या मेस वालों को, हाँ कम जनता में अच्छा नहीं लगता पार्टी, फुल जनता है तो पार्टी करेंगे। हाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ बुला लो बुला लो, चलो यहां क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, मैं दो नोड के बीच का दूरी निकालता हूं, याद करो एक्सप्रेशन क्या था, 2a cos kx, ये साइन ओमेगा टी तो बस शक्ल देखने की, हटाओ इसको, इसी से देखना अपने को, है ना। अब तो cos kx जीरो कहां कहां होगा, पहले उसको देखते, कहां कहां जीरो होगा, जहां kx का वैल्यू क्या हो जाए, बोलो बोलो, π/2 और 3π/2 और 5π/2 एंड सो ऑन, सही है। तो अगर यहां से x का वैल्यू निकाले तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा, π/2 के या 3π/2 के या 5π/2 के एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर x का वैल्यू निकालना, k का वैल्यू 2π/λ आएगा, आएगा ना, तो 2π/λ ऊपर डाल दिया, पाई से पाई कट गया, λ/4। तो पहला नोड कहां मिला, दूसरा नोड कहां मिलेगा, वो तो इन दोनों के बीच दूरी λ/2, सही है ना, λ/2। तो दो नोड के बीच की दूरी कितनी होगी, दो कर्मागत,
सही है। सिमिलरली अगर मैं एंटी नोड का बात करूं, ये नोड नहीं एंटी नोड है, इसको कैसे करेंगे देखो, के एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 आने के लिए, 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए 0/k, पाई बाई के, 2 पाई बाई के एंड सो ऑन। यहां से निकालोगे तो ये तो 0 हो गया, है ना। ये कितना आएगा λ/2, ये कितना आएगा लैम्डा एंड सो ऑन। तो इनके बीच दूरी कितनी है ना, क्लियर यहां तक। अच्छा, अगर एक नोड एक एंटी नोड के बीच की दूरी निकालनी होती, एक नोड और उसके जस्ट बगल वाला एंटी नोड, बिल्कुल सही। तो इन दोनों के बीच दूरी कितनी आएगी, छाप लो। हाँ वो तो बस प्रूफ करके दे बताया हूं, तुम्हें पूछेगा नहीं, उतार लो, ज्यादा सही रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे हैं बोलो, कुछ गलती हो गई क्या। लैम्डा तरंग दायरे, एफ आवृत्ति, लैम्डा तरंग दायरे, है ना, के तरंग संख्या, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, ए आयाम, म्यू नहीं, म्यू यहां पे रेखीय द्रव्यमान घनत्व। अपवर्तनांक भी होता है म्यू, गलत नहीं बोला। हाँ चुंबकीय आघूर्ण भी होता है ना, और घर्षण गुणांक भी होता है म्यू। अपवर्तनांक दे के वेग कैसे निकालोगे, अपवर्तनांक क्या था, तो एक का तो वेग मालूम होना चाहिए तब तो दूसरे में निकालो। हाँ निकालो, है ना, एक का मालूम, ये नहीं खाली अपवर्तनांक दे बोले वेग निकालो, तो नहीं निकाल सकते वेग, है ना, वो बताना पड़ेगा इसमें इतना है तो दूसरा। जबकि प्रकाश वाले में खाली अपवर्तनांक देने पर निकाल सकते, क्योंकि मुझे मालूम है प्रकाश का निर्वात में वेग फिक्स है। क्लियर यहां तक, आगे चले। अब सुनो, अब इसका नामकरण कर देते हैं, बेचारा जन्म तो ले लिया प्रगामी तरंग, इसका नामकरण भी तो करना चाहिए, है ना, नामकरण, है ना, तो लिखो, है ना, अप्रगामी तरंग का नामकरण। अब देखो क्या होता है समझना, नामकरण का दो अलग अलग तरीके से नामकरण, ठीक है, अपन एक पहला तरीका सीखते हैं, फिर दूसरा दूसरा तरीका सीखते हैं, ठीक है। जो पुराना तरीका है जो काम का है, जो मेहनती लोगों ने दिया, है ना, वो हुआ था गुणावृत्ति, हार्मोनिक्स, है ना, और जो आलसी लोग ने किया वो अधिस्वर, अधिस्वर ओवरटोन, ठीक है। क्या होता है अपन दोनों तरीके से नेमिंग समझते, ठीक है। अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं कि कोई रस्सी दे रखा है जिसपे अप्रगामी तरंग बन रहा है, ध्यान समझना जो बोल रहा हूं, कोई रस्सी दे रखा है जिसपे अप्रगामी तरंग बन रहा है। अब अगर उस रस्सी पर जो न्यूनतम संभावित लूप की संख्या है वह बन रही है, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल, मूल आवृत्ति या मूल विधा, फंडामेंटल मोड, ठीक है। अगर मान लो एक रस्सी है, फॉर एग्जांपल में बात करें सर, एक रस्सी है जिसका दोनों सिरा बंद है, तो उसका सबसे कम लूप कितने बन सकते, एक, हाँ दोनों सिरा बंद है तो एक लूप बनेगा ऐसे, तो इसका फंडामेंटल मोड कहलाएगा, मूल विधा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका लैम्डा कितना होगा, लंबाई का दुगना, रस्सी की लंबाई का दुगना, क्योंकि याद करो दो नोड के बीच की दूरी ये एल लंबाई है मान लो, तो मुझे एल किसके बराबर मिल रहा है,
लैम्डा बाई 2 के, तो लैम्डा किसके बराबर मिल रहा है? 2l के बराबर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मान लो मैं यहां वेग निकालूं तो वेग क्या होता है? वेग होता है v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू, जिसको हम लोग एफ लैम्डा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? लिख सकते हैं ना? तब यहां से देखो क्या मिल रहा है, एफ क्या मिल रहा है? v अपॉन 2l। हाँ या ना? इस आवृत्ति को कहते हैं मूल आवृत्ति, मूल आवृत्ति। ठीक है, अब समझने से पहले मूल समझ लेते हैं, फिर अपन अधिस्वर और गुणावृत्ति समझेंगे। मैंने बोला अगर कोई रस्सी है वो अपने न्यूनतम संभावित लूप के साथ ऑसिलेट कर रहा है, अप्रगामी तरंग बना रहा है, तो उस वाले केस में हम लोग बोलेंगे यह मूल विधा में ऑसिलेट कर रहा है, मूल विधा में अप्रगामी तरंग बना रहा है। इस मूल विधा की जो आवृत्ति होगी उसको मूल आवृत्ति, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? मैं बोल नहीं सर एक सिरा खुला है, एक सिरा बंद है, एक सिरा खुला है, तब क्या होगा? देखो एक सिरा बंद है तो यहां क्या बनेगा? नोड। एक सिरा खुला तो यहां क्या बनेगा? सबसे कम, ऐसा ही बनेगा। देखो ये कितना हुआ? ये एल लंबाई था, लैम्डा बाई 4l के बराबर, तो लैम्डा किसके बराबर हुआ? लैम्डा हो गया 4l। यहां से बताओ सोच के फ्रीक्वेंसी क्या है? v अपॉन 4l। ये फंडामेंटल होगा। ये क्या, कौन सा आवृत्ति कहलाएगी? मूल। तो अगर एक सिरा खुला है तो मूल आवृत्ति v बाई 4l, अगर दोनों सिरा बंधा है तो मूल आवृत्ति v बाई 2l। याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मूल आवृत्ति क्लियर है? समझ में आ रहा है? मूल आवृत्ति क्या होता है? वो न्यूनतम संभावित लूप की संख्या के साथ अगर ऑसिलेट कर रहा है, अप्रगामी तरंग बना रहा है, तो मूल आवृत्ति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से दोनों, उधर उधर है दोनों सिरा बंद, इधर एक सिरा खुला, लिख लेना दोनों चित्र बंद। सुनो कैसे बनाओ वो सुनो ध्यान से। जैसे ये बना रहे हो तो हेडिंग लो एक सिरा खुला, उसके नीचे बनाना, फिर उसी के सामने इधर लिखना एक सिरा, दोनों सिरा बंधा, उसके नीचे बनाना। अभी नामकरण वो इस वही नामकरण लिख लो, है ना? अप्रगामी तरंग का नामकरण। हाँ, इसके इसी नाम अप्रगामी तरंग का नामकरण वो हेडिंग होगा। फिर ये होगा एक सिरा फ्री है, दोनों सिरा बंद है। पहले अपन मूल आवृत्ति मूल विधा समझ ले, उसके बाद नाम आसानी से, है ना? जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले आता है ना किसका नाम किस लेटर से निकलना चाहिए, तो वही अपन वो लेटर सीखते हैं किससे निकलना चाहिए, है ना? क्या? अच्छा, अगर दोनों सिरा खुला हो तो क्या होगा? दोनों सिरा खुला होना भी उसके जैसा है, दोनों सिरा पे एंटी नोड बनेगा, तो बीच में कहीं ना कहीं तो नोड बनना पड़ेगा, मजबूरी। हाँ मतलब वो ये होता है ना डीएनए आरएनए टाइप, हाँ वैसा बने। हाँ उधर वाली, बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग उसको अलग से नहीं पढ़ते। मन में जिज्ञासा आया होगा सर आपने दोनों सिरा बंद बता दिया, दोनों सिरा, एक सिरा बंद बता दिया, दोनों सिरा खुला हो तो वो उसी के जैसा है, इसलिए उसको अलग से, जो रिजल्ट उसका है वही। सर आया ही नहीं था जिज्ञासा मन में। हाँ अपन ऐसे रख के उत्पन्न करें, गुरुत्वाकर्षण का बात ही नहीं करते जब तक ना बोला जाए गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। ठीक है, चलो अब यहां तक क्लियर हो गया? हाँ या ना? क्लियर? अच्छा एक बात तो सोच के, अगर कोई अप्रगामी तरंग बना रहे तो क्या सारे के सारे पार्टिकल हमेशा अपने आयाम पर होंगे? नहीं, कभी ना कभी माध्य स्थिति पाएंगे। देखो लाल वाला बीचों बीच वाला लाइन है, अपने आयाम पर भी कभी है। लेकिन ये है कि अगर मान लो एक पार्टिकल अपने आयाम पर है ना, तो सारे पार्टिकल अपने अपने रेस्पेक्टिव आयाम पर, किसी का आयाम ज्यादा किसी का कम हो सकता है, लेकिन सारे अपने अपने आयाम पर।
ये सारे पॉजिटिव आयाम पे, तो ये सारे नेगेटिव आयाम पे, वो सारे वापस पॉजिटिव। हाँ, एक ही समय में। ऐसा नहीं हो पहले आयाम तक पहुंच लौट गया अब तुम जाओ, ऐसा नहीं हो। जबकि प्रगामी तरंग में क्या होता था, पहले ये आयाम पे गया, फिर अगला पार्टिकल गया, फिर अगला पार्टिकल गया, ये होता था प्रगामी में। अप्रगामी में ऐसा नहीं। हाँ, तीनों एक साथ। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मूल विधा समझ में आ गया, फंडामेंटल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं मेहनती लोगों का, ठीक है, जो गुणावृत्ति होता है। गुणावृत्ति का मतलब क्या होता है, मूल विधा का जितना गुना आवृत्ति है उसको गुणावृत्ति कहेंगे। जैसे मान लो मैं बात करूं सर, अगर इसमें इसके बाद क्या संभव है, इसके बाद और क्या, हाँ बीच में एक और नोड आ जाए, बिल्कुल से, तो इसके जस्ट बाद वाला क्या संभव होगा, ऐसा। सही है ना। इसका क्या लिखेंगे, लैम्डा, बिल्कुल से लैम्डा बराबर एल। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, v/2l का दुगुना। ऐसा लिखने पीछे रीजन है, मूल आवृत्ति का दोगुना, तो इसको बोलते हैं द्वितीय गुणावृत्ति, सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, प्रथम तो वो होगी फंडामेंटल, उसको फंडामेंटल तो प्रथम नहीं बोलते। हाँ, मूल आवृत्ति का जितना गुना आवृत्ति वो गुणावृत्ति। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेकेंड हार्मोनिक, या फिर द्वितीय गुणावृत्ति। द्वितीय गुणावृत्ति, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या पॉसिबल होगा, 3 लूप हो गए। इसका फंडामेंटल का कितना गुना हो चेक करके बताओ। 3 लैम्डा बाई 2 बराबर एल लिखोगे तो लैम्डा बराबर 2l/3, v बराबर f बराबर v अपॉन 2l और बाई 3 ऊपर, तो v/2l का 3 गुना, तो तृतीय गुणावृत्ति। फिर चतुर्थ, फिर तो 2-3 गुणावृत्ति अपने मर्जी से बना लेना, जगह लीव कर दो, घर पे बना लेना। ठीक है, द्वितीय तृतीय समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अब अगर मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि एक रस्सी है जिसका दोनों सिरा बंद है, वो छठे गुणावृत्ति में ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या तुम फिगर बना लोगे, 6 लूप बना देंगे। तो ये मेहनती लोगों का काम था, जो सोच समझ कर गुणावृत्ति का मतलब बताया। अच्छा, मूल आवृत्ति का इतना गुना, जो मूल आवृत्ति में जितना लूप बन रहा था ना, उसका लूप की संख्या उतनी गुनी होगी, है ना। लूप की संख्या 3 गुनी तो तृतीय गुणावृत्ति, लूप की संख्या 5 गुनी तो पंचम गुणावृत्ति। आलसी वाला मैं बताऊंगा ना। इसमें क्या होगा इसके बाद का, हाँ इसमें कैसा बनेगा इसके बाद, ये तो बना ही लिए थे, इसको मिटा देते हैं। हाँ, इसमें कैसे बनाओगे इसके बाद, इसमें क्या होगा, ये फिक्स सिरा है, तो एक तो ऐसे जाके फिर ऐसा बनेगा। उसके बाद यही संभव है, चेक करो, यहां था, इसमें एक लूप की संख्या बढ़ा दी और क्या, सही ना। आधा लूप तो बढ़ा नहीं सकते ना, आधा लूप बढ़ाओगे तो यहां पे भी एंटी नोड बन जाएगा, ये संभव ही नहीं है ना। या फिर यहां पे भी नोड बन, ये भी संभव नहीं कि फ्री एंड पे एंटी नोड बनना है, तो एक लूप ही बढ़ा सकते, है ना। क्लियर है, बंद सिरा पे नोड, खुले सिरे पे एंटी नोड, बीच में एक नोड आना पड़ेगा मजबूरी, और कोई संभव ही नहीं। ठीक है, अब दोस्तों इसके इसमें जो फंडामेंटल था वो यहां तक था, उसका कितना गुना लूप हो गया संख्या में, 3 गुना, तो ये तृतीय गुणावृत्ति हो गया। इसमें द्वितीय गुणावृत्ति होती ही नहीं, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से भी। हाँ, तो ये क्या हो गया, अब देखो इसमें निकाल लेते हैं, बताओ ये दूरी L था ना, तो L बराबर क्या आएगा, ये λ/2 और ये λ/4, 3 λ/4, तो ये हो गया 3 λ/4, तो लैम्डा कितना आ गया, 4l/3, तो आवृत्ति कितनी होगी, v अपॉन 4l/3, तो ये क्या होगा, थर्ड गुणावृत्ति, बिल्कुल से तृतीय गुणावृत्ति, तृतीय गुणावृत्ति, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ना, एक एंड फ्री वाला,
इसमें ऑड नंबर के हार्मोनिक्स, इसमें कैसे हार्मोनिक्स होते हैं? ऑड नंबर के, इवन नंबर के हार्मोनिक्स नहीं, देखो उसमें क्या होते हैं, सारे होते हैं ऑड इवन सब। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक ऐसा रस्सी है जिसका जो है फिफ्थ हार्मोनिक, तो क्या बता सकते हो वो एक सिरा बंधा हुआ है या दोनों, एक सिरा मुक्त है या दोनों सिरा बंधा हुआ? कुछ भी आ सकता है। अगर मैंने बोला नहीं इसका जो है वो फोर्थ हार्मोनिक में दोनों बंद, समझ में आ रहा है? तो अगर ऑड हार्मोनिक दे दो तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कैसा है, लेकिन इवन हार्मोनिक में गारंटी दोगे ऐसा ही। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? नामकरण क्लियर है, आसान होता है। अब इसका आलसी आदमी वाले ने क्या किया कि सर 1 3 5 7 कौन याद रखेगा, उसमें 1 2 3 4 होते, इसमें 1 3 5 7 कौन याद रखेगा, सब में अधीश्वर बोल दो 1 2 3 4, ये सबसे पहला फंडामेंटल हो गया, है ना? इसके बाद जो संभव मान उसको फर्स्ट ओवरटोन, प्रथम अधीश्वर, उसके बाद जो संभव सेकेंड ओवरटोन, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड, ठीक है? इसमें भी उसके बाद यही संभव था ना, इसको भी फर्स्ट अधीश्वर बोलेंगे, पहला अधीश्वर, इसको थर्ड हार्मोनिक भले बोलते हैं, अधीश्वर में पहला दूसरा तीसरा ऐसे कुछ, ठीक है? तो अधीश्वर बोलने से कुछ समझ में नहीं आता। अगर मान लो द्वितीय अधीश्वर बोल दे तो द्वितीय अधीश्वर से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला मुझे, समझ में आ रहा है? जबकि गुणावृत्ति से इंफॉर्मेशन मिलता है। क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? कि फंडामेंटल के एक लूप का कितना गुना लूप है, आवृत्ति कितना गुना है ना? लेकिन मैं अधीश्वर बोल रहा हूं तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला। अधीश्वर क्यों? अब कौन याद रखे 1 3 5 7 1 2 3 4 होता है, सब में 1 2 3 4 होगा, चाहे ये हो चाहे वो, अधीश्वर से। क्लियर है? तो दूसरा नामकरण का तरीका क्या था? अधीश्वर। मतलब ये वाला क्या था? सेकेंड हार्मोनिक। अधीश्वर में क्या बोलेंगे? फर्स्ट अधीश्वर। उसके बाद वाला थर्ड हार्मोनिक था, अधीश्वर में क्या बोलेंगे? सेकेंड। उसके बाद वाला फोर्थ हार्मोनिक था, अधीश्वर में थर्ड। ठीक है, क्लियर चीज? ये कौन से हार्मोनिक है? तृतीय, लेकिन अधीश्वर ये पहला ही है। उसके बाद जो पंचम हार्मोनिक होगा ना, उसको सेकेंड अधीश्वर ही बोलो। ठीक है, तो अधीश्वर सब में 1 2 3 4 1 2 3 4 चलता है, चाहे बंधा सिरा हो चाहे खुला सिरा, उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो अधीश्वर क्या है वो भी लिखे ना, लिख लो अधीश्वर का भी नामकरण तो लिख ही लो कम से कम, क्योंकि अगर मान लो पूछ दे तो कैसे क्या होता है अधीश्वर पता तो होना चाहिए, है ना? अधीश्वर क्या होगा? मूल आवृत्ति, मूल आवृत्ति के बाद जो संभव विधा होगी, मोड होगी, मूल आवृत्ति के बाद जो संभव विधा होगी उसे प्रथम अधीश्वर, उसके बाद वाले को द्वितीय अधीश्वर इत्यादि कहते हैं, उसके बाद वाले को द्वितीय अधीश्वर इत्यादि कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अधीश्वर कोई काम का नहीं है, बस वो है ना, साइंटिस्टों ने पागल बनाने के लिए दे दिया तो हम लोग पागल बनते जैसे पढ़ लेते हैं, और क्या? गुणावृत्ति काम का है, गुणावृत्ति से इंफॉर्मेशन मिलता है ना। अब अगर तुम्हें नामकरण करना हो, पूछा जाए तो तुम क्या नाम दोगे? गुणावृत्ति का या अधीश्वर? नालायक, अधीश्वर का। गलत होने का चांस ही नहीं है। गुणावृत्ति कहाँ ढूंढते हो? 3 गुना की 5 गुना, उसके जस्ट बाद है ना फर्स्ट। तो तुम्हें कौन क्या जरूरत है इन्फॉर्मेशन देने का? तुमको तो बस दिखना है नाम, वो तो टीचर को डिपेंड करेगा तुमने जो लिखा हो इन्फॉर्मेशन सही कि नहीं। हाँ, अगर मुझे देना होगा तो मैं गुणावृत्ति दूंगा, नहीं मैं अधीश्वर दूंगा, तुम ढूंढो उस अधीश्वर से। समझ में? तुम अपने दोस्त को ले दे रहे हो तब भले गुणावृत्ति, सर उस दोस्त को ढूंढने कैसे देंगे, उतना मेहनत क्यों करे, हम मेहनत कर ले, तो वो अलग बात है ना। क्लियर चीज? तो एग्जाम में जनरली अधीश्वर में आता है। एग्जामिनर चाहता नहीं कि बच्चों को हिंट मिले, ठीक है? एग्जामिनर हिंट नहीं चाहता है बच्चों को मिले, क्योंकि जैसे तृतीय गुणावृत्ति बोल दिया ना, बच्चों को मालूम चल 3 गुना आवृत्ति है, कैलकुलेट करने से बचे। तो ये बताना पड़ेगा उसको, एक सिरा खुला है बच्चा, उस हिसाब से तुम्हें चित्र बनाना पड़ेगा। मैं मान लो मैं बोल दिया तृतीय अधीश्वर है, सो तृतीय गुणावृत्ति है, सुनो सुनो, तृतीय गुणावृत्ति है तो मैं फंडामेंटल दे दिया, बोला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 है, तृतीय गुणावृत्ति में कर रहा है, बताओ इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बिना चित्र बनाए मैं 3 गुना कर दूंगा। मैं बोल दिया द्वितीय अधीश्वर है, अब चित्र तो बनाना पड़ेगा ना मुझे। अब हाँ, वो बता देगा खुले सिरे का द्वितीय अधीश्वर, अब बनाओ पहले। चित्र बनाए बिना नहीं चलेगा इसमें काम, नहीं चलेगा, कैसे बनाओगे?
अच्छा ऐसा करोगे ना, ठीक है। मैं बोला सर 100वां अधिस्वर, अब करते रहो, लगा ना। 100वां अधिस्वर तो सब मान संभव है ना? नहीं, वो बोला 100वां नहीं हो सकता, अधिस्वर तो सब संभव, गुनावृत्ति संभव नहीं। ध्यान रहेगा, नामकरण क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। रट्टा नहीं मारना है, जब भी क्वेश्चन आए चुपचाप से चित्र बना के करना सॉल्व, हमेशा सही होगा, कभी गलत होने की चांस नहीं। रट्टाफिकेशन करोगे गलत ना गलत होना ही कभी नहीं। दो बढ़ा देंगे मतलब 102 कर देंगे उसको, 100 तो इसमें होता ही नहीं है। ज्यादा ट्रिक बनाया तो मैं बता देता हूँ, ट्रिक वो अलग बात है। 2n+1 है। अगर प्रथम अधिस्वर बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 0 डालें। मतलब अगर मालूम बात करो प्रथम अधिस्वर का मतलब तृतीय गुणावृत्ति, तो n की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, अधिस्वर का संख्या यहां डाल रहे हैं, गुणावृत्ति मिलता चल जाएगा। ये अधिस्वर है, नहीं जरूरी है, ध्यान रखना है। मान लो फिफ्थ अधिस्वर, ये इसके लिए बात कर रहे हैं ना, इसके लिए बोला फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक तो n का वैल्यू 5 डालेंगे, या पहले बोले सेकेंड अधिस्वर है तो n का वैल्यू 2 डालेंगे, तो गुणावृत्ति 5 आ गया, चेक है ना। उसके बाद 3 डालेंगे तो 7 आ जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियर है? इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो होगा n, ये अभी अधिस्वर लिख रहे हैं -1, ये गुणावृत्ति हो जाएगी, ये n है अधिस्वर, इसमें n+1 आएगा खाली, अधिस्वर में एक जोड़ दो, बोलो तृतीय अधिस्वर मतलब चौथा गुणावृत्ति। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है यहां तक? हाँ हाँ बाबू, कहां से स्टार्ट नहीं करना, ये तो मैं बस ये वाला अलग से लिख के बताया। n का वैल्यू अधिस्वर कहां से स्टार्ट होता है बता? 0 अधिस्वर होता है क्या नाम? तो पहला गुणावृत्ति कुछ होता है क्या? पहला गुणावृत्ति तो बात ही नहीं किया, पहला गुणावृत्ति को तो मूलावृत्ति बोलते हैं। मूल वाले को मूल बोलते, प्रथम अधिस्वर या प्रथम आवृत्ति नहीं बोलते, मूल ही बोलते। हाँ मूल वाला बताया वो। चलो अब देखो ध्यान से, आगे बढ़े। चलो नामकरण क्लियर हो गया, सबसे आसान तो नामकरण ही लगा सर, अभी और आसान लगा तेरे को, और चीज भी आसान आएगी। अब सुनो है ना, मैं सॉरी सर पार्टी के लिए बोले तुमको, तुम दोगे? तुम देना चाहते हो पार्टी, ऑलवेज वेलकम। हाँ हाँ क्या बोले सर? लास्ट क्लास में ना, तो बस लास्ट क्लास। चलो इधर देखो पहले, देखो हल्ला नहीं, मैंने तुमसे बोला था ना कोई डिस्टर्बेंस नहीं, पढ़ेंगे पूरा, तो फिर हल्ला क्यों कर रहे हो? 10 बजा दूंगा फिर आगे, मत देखो घड़ी। हाँ तो हल्ला। अब सुनो ध्यान से ना, सुनो, नेमिंग समझ में आ गया, कंडीशन समझ में कब बनेगा। अब कोई रस्सी है ना, उस पर अपन ने कोई आवृत्ति दी, ध्यान समझना बोल रहा हूँ, रस्सी में अपने तनाव लगा दिया, रस्सी का दोनों सिरा फिक्स कर दिया, उस पर कोई अपन फ्रीक्वेंसी से उसको ऑसिलेट करा है, क्या जरूरी है कि वो फ्रीक्वेंसी से वो स्टैंडिंग वेव बना है? मैंने रस्सी में तनाव बल दे दिया, रस्सी का म्यू दे दिया, वी फिक्स हो गया, दोनों सिरा बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं किसी भी आवृत्ति से इसको ऑसिलेट करूं तो क्या वो जरूरी है कि अप्रगामी तरंग में ही ऑसिलेट करेगा, या किस खास फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा? किसी खास फ्रीक्वेंसी, क्यों? क्यों देखो मैंने बोला सर रस्सी का सिरा फिक्स कर दिया, रस्सी की लंबाई फिक्स हो गई, एल फिक्स हो गया, और मैंने वी फिक्स कर दिया, है ना, तो आवृत्ति भी तो फिक्स हो, मान लो मैं एल फिक्स कर दिया हूं तो लैम्डा फिक्स हो गया, या तो ये एल किसके बराबर होगा, λ/2 के, या लैम्डा के, या 3 λ/2 के, तभी ये स्टैंडिंग वेव बनेगा,
है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ लैम्डा 25 सेंटीमीटर और ये रस्सी की लंबाई है 1 मीटर। लैम्डा जो है 25 सेंटीमीटर है और रस्सी की लंबाई 1 मीटर है। क्या ये स्टैंडिंग वेव बनाएगा? हाँ, 4 लूप आ गए। लैम्डा 25 है ना, नहीं 8 लूप आ गए, 8 लूप आ गए। 1 मीटर की रस्सी है और 25 सेंटीमीटर लैम्डा, तो लैम्डा बाई 2 तो 12.5 हुआ ना। तो 12.5 के कितने लूप बनेंगे? 8 लूप बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रस्सी यहीं तक है, ठीक है। तो स्टैंडिंग में बनेगा। तो मैं बोलने से लैम्डा मेरा 30 सेंटीमीटर है ना। लैम्डा कितना है? 30 सेंटीमीटर। और मेरा रस्सी की लंबाई जो है वो है 16 सेंटीमीटर। अब नहीं बनेगा, 16 सेंटीमीटर है तो लैम्डा बाई 2 तो 15 आया। तो एक लैम्डा बाई 2 तो आके कुछ रस्सी लंबाई बच गया, तो ये स्टैंडिंग वेव नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है? तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि मैं लैम्डा फिक्स कर रहा हूं मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, वेग तो फिक्स है ना। तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए अप्रगामी तरंग नहीं बनेगा, एक खास आवृत्ति के लिए ही अप्रगामी तरंग बन सकता है। वो खास आवृत्ति जो होता है वह मूल आवृत्ति का गुणनफल होता है। जैसे तृतीय गुणावृत्ति मूल आवृत्ति का 3 गुना, चौथा गुणावृत्ति मूल आवृत्ति का 4 गुना, है ना। मूल आवृत्ति मान लो है बोल दिया कि 60 हर्ट्ज, तो क्या 70 हर्ट्ज पर ये ये बनाएगा स्टैंडिंग वेव? नहीं। 80 पर, 90 पर, 100 पर, 110 पर, 120 पर बनाएगा, 2 गुना होगा। लेकिन ये कब बनाएगा? जब दोनों सिरा बंद है, एक सिरा बंद रहेगा एक सिरा खुला रहेगा, तो 120 पे भी नहीं बनाएगा, तो फिर 3 गुना आएगा, थर्ड आवृत्ति आती है, 180 में बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो हर आवृत्ति के लिए स्टैंडिंग वेव बन जाए जरूरी नहीं, ठीक है। खास आवृत्ति के लिए बनता है, ध्यान रखें, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हाँ। लैम्डा 30 और लैम्डा बाई 2 कितना? तो आधा लैम्डा आ गया यहां, उसके बाद रस्सी की लंबाई बची, वहां क्या होगा? नहीं बनेगा, है ना। हाँ, या तो रस्सी का एक साइड में काट दो, अब बन जाएगा एक लूप वाला, ठीक है ना। क्लियर है? क्लियर यहां तक? अब प्रगामी प्रगामी क्लियर हुआ कैसे बनता है? क्या हर आवृत्ति, क्वेश्चन आएगा कि एक रस्सी है, इसके लिए हर आवृत्ति पर इसमें स्टैंडिंग वेव अप्रगामी तरंग का निर्माण किया जा सकता है, ट्रू और फॉल्स? किया जा सकता है ऑफ कोर्स, अगर तनाव बल वगैरह बदल देते हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ दिए गए रस्सी में मतलब म्यू फिक्स हो गया, एक खास स्थिति में मतलब तनाव बल फिक्स हो गया, तो हर आवृत्ति पर स्टैंडिंग वेव या अप्रगामी तरंग नहीं। ये बात क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अप्रगामी तरंग में अब हम लोग बात करते हैं ऊर्जा की। अब तक नामकरण क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 2 लूप, अगर मान लो तुमसे बोल दिया कि एक रस्सी की लंबाई दे दिया और लैम्प 2 लूप की या लूप के बीच की दूरी दे दिया और बोला कि इसमें 20 लूप थे, तो क्या रस्सी की लंबाई निकाल लोगे? निकाल सकते? या बोल दे कि एक रस्सी है जो तृतीय गुणावृत्ति में जा रहा, चल रहा था, अप्रगामी तरंग चल रहा था, और तृतीय गुणावृत्ति दोनों एंड फिक्स है, तो क्या रस्सी की लंबाई निकाल लोगे लैम्डा वगैरह दे? समझ में? तृतीय गुणावृत्ति मतलब 3 लूप, दोनों सिरा फिक्स, 3 लूप, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। लैम्डा कैसे निकालेंगे? v बराबर एफ लैम्डा, वेग दे देगा। वेग कैसे देगा? रूट टी बाई म्यू। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसमें। मतलब मेरे को क्या पूछ सकता है? रस्सी की लंबाई पूछ सकता है, आवृत्ति पूछ सकता है, ठीक है। क्या क्या देके? वेग देके, तनाव बल देके, म्यू देके, इन सब का वैल्यू देके। समझ में आ रहा है? या फिर क्या कर सकता है, हमें किस मोड में वाइब्रेट करा ये बता के तुमसे लैम्डा पूछ सकता है। बोल दिया कि एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर, और ये दोनों सिरा बंधा हुआ और ये 10th हार्मोनिक में जा रहा है, तो लैम्डा बताओ कितना है? क्या बोला मैंने? 1 मीटर है मतलब 100 सेंटीमीटर की रस्सी है ना। और मैं बोला ये 10th हार्मोनिक, 10वीं गुणावृत्ति है ना, और दोनों सिरा क्या है? बंधा। तो तुम्हें बताना है लैम्डा कितना होगा। तो इसमें कितने लूप होंगे? 10 लूप। 10 लूप का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो एक लूप का 10 सेंटीमीटर, और एक लूप की दूरी कितनी होती है? लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 है 10 सेंटीमीटर, लैम्डा कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। समझ में आया? लैम्डा मिल गया। अब लैम्डा मिल गया, तुमसे तनाव बल दे रखा होगा तो वेग मिल गया, बोला किस फ्रीक्वेंसी बताओ जिससे ऑसिलेट करो।
आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी आया, बोला मूलभूत फ्रीक्वेंसी बताओ, तो वो फ्रीक्वेंसी 10 गुना होगा कि 10 में हार्मोनिक में, तो मूलभूत फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी आया उसको 10 से भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें जनरली बनते। क्लियर है? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं। अब आता है दूसरा जो आता है वो आता है ऊर्जा का एनालिसिस, है ना। तो स्टैंडिंग वेव में ऊर्जा का अध्ययन, स्टैंडिंग वेव में या अप्रगामी तरंग में, स्टैंडिंग वेव में ऊर्जा का अध्ययन। ठीक है, तो हम लोग एक जनरल इक्वेशन लेके चल रहे हैं। जैसे अपने याद करो अप्रगामी तरंग के पहले हम लोग प्रगामी तरंग में जनरल इक्वेशन लिए थे ना, उसी के लिए अपने ऊर्जा वगैरह सब एक्सप्रेस किया था, याद करो, है ना। तो यहाँ हम लोग वापस जनरल एक्सप्रेशन ले। ठीक है, देखो क्या है, मैंने बोला मेरा जनरल एक्सप्रेशन y बराबर a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। आप प्रगामी ऐसा ही बनेगा, फाई 1 फाई 2 मन कर तो मान लो, मैं नहीं मान रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मान लो तुमसे बोला है कि मेरा एक रस्सी जिसका एक सिरा फिक्स है, एक्स बराबर 0 है, तो मैं इसे साइन की एक्स माना, तो एक्स बराबर 0 पे नोड बन जाएगा, है ना। बोला कि एक सिरा है जिसका एक्स बराबर 0 खुला सिरा है, तो यहाँ कॉस मान इक्वेशन में, क्योंकि वो एंटी नोड बनाना है एक्स बराबर 0। समझ में आ रहा है? वैसे अगर तुम जनरल बोलो तो ऐसा मानना जब से बेस्ट, प्लस फाई 1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। अब ये फाई 1 फाई 2 कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट तो नहीं। अब अगर मान लो मुझसे गतिज ऊर्जा पूछे, तो गतिज ऊर्जा किसके पास होगा? कल हम लोग ने किया था, किसके पास होता है? रस्सी के पार्टिकल के पास। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां भी वही करेंगे, हाफ म्यू डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। हाँ या ना? यही गतिज ऊर्जा हो गई, सही है ना? ये करेंगे ना, पार्टिकल का वेग डी वाई बाई डी टी। ठीक है, अब इसका वैल्यू डालो, क्या आएगा? ये डी के ही आ रहा है। हाँ, हम लोग जो लिखे थे उसमें कॉस लिखे थे, तो बिल्कुल सही बात करो, मैं जनरल कोई क्वेश्चन मान के डिराइव कर रहा हूँ। हम लोग जो वहां लिखे थे वो कॉस लिखे थे, बिल्कुल सही बात है, एक कॉस एक साइन आया था, मैं एक जनरल इक्वेशन मान लिया, दोनों साइन साइन मान के फाई 1 का वैल्यू पाई बाई 2 डाल देंगे, हो गया कॉस। ठीक है ना, तो कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, पर उसके लिए बात नहीं है। ठीक है यहां तक? अब देखो ये क्या है, हाफ, तो हाफ है, म्यू डीएक्स भी वैसा ही है, डी वाई बाई डी टी करना है, अवकलन करना है, क्या लिखेंगे? ए साइन तो साइन ही है, के एक्स प्लस फाई 1, इसका ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई 2, इसका लिए स्क्वायर करना है। सही है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? चलो, इसी तरह हम लोग स्थिति का गतिज ऊर्जा निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ सॉरी, स्थिति निकालने, गतिज तो निकाल दिया अपन, स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा याद करो हम लोग कैसे निकालते हैं, विकृति डी वाई डी एल माइनस डी एक्स, कल किया था ना, वही काम यहाँ भी करते हैं। कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ टी लग रहा होगा, यहाँ भी टी आ रहा होगा, ये डी वाई आएगा, ये डी एक्स आएगा, एक्सप्रेशन वही बनेगा, टी डी एल माइनस डी एक्स, ये आया था, ये कितना आएगा देखो, टी, है ना, डीएल को क्या लिखे थे, रूट में लिखे थे, डीएक्स बाहर आया था, 1/2 यहाँ आया था, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था। चेक करना यही आया था क्या? एक बार चेक कर लो, 1 से 1 कट गया था, ये आया था। कहाँ कार्य के बराबर लिखा मैंने? अरे इसी चीज को आगे लिखा है, डीएल माइनस डीएक्स अपन ने कल प्रूफ किया है, देखो पीछे कल का कॉपी निकाल के, डीएल माइनस डीएक्स प्रूफ किया है, डीएल माइनस डीएक्स को स्लोप करके डीएल को लिख सकते हैं डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो उसमें डीएक्स को कॉमन ले लिए थे, है ना, dx को कॉमन ले तो 1 प्लस dy बाई dx को होल स्क्वायर हो जाए, फिर उसको बाइनोमियली एक्सपेंड किए थे, तो वो डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। ये तो इक्वल टू ही तो होगा, और क्या होगा इसका?
ठीक है यहां तक? अब देखो अगर मान लो मैं इस चीज को यहां रख दूं तो पोटेंशियल एनर्जी, छोटा सा पोटेंशियल डी क्या आएगा, हाफ टी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं, हाफ तो हाफ है, टी को म्यू इंटू वी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? रूट टी बाई म्यू को वी लिखते तो वी इंटू वी स्क्वायर इंटू म्यू है ना, टी म्यू इंटू वी स्क्वायर, म्यू इंटू वी स्क्वायर इंटू डीएक्स लिखा हुआ है। ये क्या है, इसका अवकलन करके बताओ। ये एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, समय के रेस्पेक्ट में। हाँ तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। सही है? कोई कंफ्यूजन किसी को? अभी तक तो नहीं। अब देखो इसमें क्या, इसमें दोनों एक्सप्रेशन सेम आया? तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग या स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर नहीं होते, पहले तो ये समझो, ठीक है? और नहीं होना भी नहीं चाहिए। क्यों? देखो ध्यान से समझना, जो नोड के आसपास वाले पार्टिकल हैं, क्या उनका वेग होता है क्या नोड का? गतिज ऊर्जा 0 हो गया, इन सबसे ज्यादा विकृति वहीं आता है, तो सबसे ज्यादा स्थिर ऊर्जा अधिक होगा। तो यहाँ दोनों बराबर नहीं है। देखो अब देखो एक चीज ध्यान सुनो, जिस समय कॉस स्क्वायर वाला वैल्यू मैक्सिमम है उस वक्त साइन स्क्वायर वाला वैल्यू खत्म। मतलब किसी एक्स पर अगर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, न्यूनतम होगी। मतलब समझ में आ रहा है? एक चीज क्लियर है? जहां पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी वहां गतिज ऊर्जा खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये एक ऐसा केस होगा जिसमें ऊर्जा एक हिस्से में संरक्षित है, ठीक है? ये एक ऐसा केस हो जिसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रगामी तरंग में याद करो संरक्षित नहीं थी ना, जहां पे स्थितिज अधिकतम आता था वहां पर गतिज भी अधिकतम आता था, जहां स्थितिज न्यूनतम आता वहां गतिज भी न्यूनतम आता। इसमें ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब देखो अगर मान लो, ध्यान सुना, मैं कर नहीं रहे हैं, बस मैं आइडिया दे रहा हूं। अगर मान लो मैं बात करें सर, मुझे एक लैम्डा बाई 4 मतलब नोड और एंटी नोड के बीच की ऊर्जा देखनी, इसको विजुअलाइज करने का दूसरा तरीका भी बता दूंगा, आसान तरीका। फिलहाल अपन मैथमेटिक्स में है तो मैथमेटिकल तरीका देखना। मैं बोला उसे 0 से लैम्डा बाई 4 के बीच की ऊर्जा लिखी, ठीक है ना? 0 से लैम्डा बाई 4 के बीच की ऊर्जा लिखी, तो क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में 0 से लैम्डा बाई 4 के बीच। तो यहाँ साइन स्क्वायर बन रहा है, हाफ एंगल में कन्वर्ट होगा, वो वैल्यू आएगा कुछ, है ना, समाकलन के बाद। इसमें भी 0 से लैम्डा बाई 4 के तो कॉस स्क्वायर बन रहा है, ये भी हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, दोनों का समाकलन सेम आएगा, निकाल के देखना है। कॉस स्क्वायर थीटा का समाकलन और साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन 0 से पाई बाई 2 में सेम है, ठीक है ना? लैम्डा बाई 4 का मतलब है, लैम्डा का मतलब 2 पाई, तो 2 पाई बाई 4 पाई बाई 2 आ गया, पाई बाई 2 में निकाल के देखना सेम है। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का 0 से पाई बाई 2 में समाकलन सेम आता है। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा और ये वाला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा सेम आ गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होते हैं, 1। तो उस केस में ऊर्जा संरक्षित हो जाता है, नियत हो जाता है, समय के साथ नहीं बदलता, समय से स्वतंत्र है। समझ में आ रहा है? ये हम लोगों ने मैथमेटिक्स से बात किया, हम लोग फिजिक्स से समझते हैं इस चीज को। क्या बोला मैंने बोला सर 0 से लैम्डा बाई 4 का ऊर्जा निकालो, यहां भी 0 से लैम्डा बाई 4 का ऊर्जा निकालो और दोनों का योग करो। तो योग करेंगे, सारे टर्म कॉमन है, यहाँ कॉस स्क्वायर लिखा हुआ, साइन स्क्वायर लिखा है, जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या समय का कोई फैक्टर बचा? नहीं बचा, समय गायब। इसका मतलब 0 से लैम्डा बाई 4 के बीच की ऊर्जा समय के साथ बदलती नहीं है, नियत रहती, ठीक है? अब इसी चीज को विजुअलाइज करने का हम लोग दूसरा तरीका क्या है वो सुनने से, हम लोगों ने शक्ति देखा था, क्या आया था शक्ति, टी डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई बाई डेल टी। चेक करो, अब बताओ नोड के पास डेल वाई बाई डेल टी कितना? डेल वाई बाई डेल टी क्या है, वेग पार्टिकल का। नोड के पास वेग कितना? तो नोड से होकर कोई शक्ति आसपास आर पार नहीं होगा। एंटी नोड के पास डेल वाई बाई डेल एक्स कितना? एंटी नोड के पास ढाल, रस्सी का आकार मैंने मिटा दिया, तुम बनाए हो तो देखो, एंटी नोड के पास ढाल देखो 0। तो एंटी नोड से होकर भी कोई शक्ति इधर उधर नहीं जाएगा,
इसका मतलब नोड एंटी नोड के बीच की ऊर्जा उसी में रहेगी। नोड का वेग 0, नोड वाले पार्टिकल का चलना ही नहीं होता। समझ में आ रहा है? इसका मतलब नोड और एंटी नोड के बीच की ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? एक मिनट शांत रहना प्लीज। हाँ, ये कब बोला था हम लोग ने? स्टैंडिंग वेव में, है ना? दूसरे तो नहीं बोला मैंने। प्रगामी में तो, प्रगामी में नहीं होता, स्टैंडिंग में होगा, बिल्कुल होगा। अभी होगी ट्रांसफर, नोड से एंटी नोड हो रही है, चेक करो। नोड से एंटी नोड के बीच में क्या पार्टिकल का डेल वाई बाय डेल टी है? क्या डेल वाई बाय डेल एक्स भी है? ट्रांसफर हो रही है। ऊर्जा कहां से कहा जा रहा है? नोड से एंटी नोड से नोड, वापस ऐसे 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 ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, इसको और अच्छे से विजुअलाइज करते, पहले ये लिख लो फिर बात करते। स्टैंडिंग वेव दोबारा बता दो, पूरा रामायण खत्म हो कब भेजा था मैसेज? 7:04। रवि बिश्नोई। तो 7:04 में तो स्टैंडिंग वेव खत्म ही हो गया था, नामकरण चल रहा था उस वक्त। रिकॉर्डिंग देख लेना। जाओ जाओ जाओ। क्या होगा? पीट पाट दिया क्या होगा इसको? हाँ, अच्छा। नहीं, मुंह ऐसे ढक के जाए तो मुझे लगा शायद दांत से खून तो नहीं आ रहा। तुम लोग पीट पाट दिया, कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का। हाँ, हाँ, अब सुनो, लिख लो लिख लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जेई पूछा है लेकिन एक बार एडवांस में। एक्सप्रेशन नहीं पूछा, पूछा है कि एक लूप में कुल ऊर्जा कितनी है ना? ये पूछा है, एक लूप की कुल ऊर्जा पूछी चाहिए किसी जमाने में, अभी। हाँ, नोट डाल के लिखो। अभी लिख ले सब, कहां लिखा है? कितने रुपए का नोट डाला है? उसको 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 बढ़ाओ, फिर बात करते हैं। हाँ, अरे तुम लोग 5,000 10,000 का नोट जानते हो? कभी आया था इंडिया में? इंडिया में आया था, आया था, आया था, है ना? बीच में आया था, 70 के आसपास में आया था शायद, है ना? फिर आरबी। तुम रहे होगे, अब ये बोलो कि इंसान योनि में नहीं थे, रहे तो हो गए। नहीं, सिक्के जो आते हैं वो मार्केट में नहीं मिलते। वो क्या होता है, जैसे मान लो किसी, जैसे कोई महापुरुष है, उनके लिए एक बनाया था, वो म्यूजियम में रखने के लिए होता है। 500 के, पता नहीं कहां पे आए भारत में, मतलब मार्केट में आ गया क्या? चलो लिखो, नोट डाल के लिखो। देखो, अप्रगामी तरंग में, अप्रगामी तरंग में, अप्रगामी तरंग में नोड एवं एंटी नोड के मध्य ऊर्जा संरक्षित है। अप्रगामी तरंग में नोड एवं एंटी नोड के मध्य ऊर्जा संरक्षित है। ठीक है, अब कैसे संरक्षित? वहां अपने शक्ति से बात की, है ना? अब तो उसको याद रखने का और तरीका क्या है उसमें से मैंने बात किया कि सर मेरा एसएचएम हो रहा था, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, है ना? मीन से माध्य जाते हैं, सॉरी मीन से आयाम जाते हैं, आयाम से वापस माध्य जाते हैं। एक एग्जाम्पल दोबारा बताओ तो, कौन सा एग्जाम्पल दिया था मैंने? तो एक एग्जाम्पल दोबारा क्यों बताओ? तो एक एग्जाम्पल नया बताओ तो होगा ना। चलो देखो, मैंने बात किया, बताते हैं ना। कहाँ थे?
हाँ ठीक है। हाँ अब क्या होगा, सारे पार्टिकल ऐसे चलते रहे, याद रखना तरीका बता, ध्यान सुनना। अगर मान लो कोई पार्टिकल अपने माध्य स्थिति पर है तो उसके पास किस रूप की ऊर्जा अधिकतम? नालायक। माध्य स्थिति पर सबसे ज्यादा वेग होता है तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी, स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है। और अगर कोई पार्टिकल माध्य स्थिति से आयाम की तरफ जा रहा है, आयाम पर पहुंच गया, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज। ये समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सुनना ध्यान से, जब पार्टिकल में स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन हो गया, अप्रगामी तरंग बन गया, तो जब सारे के सारे पार्टिकल, ध्यान सुनना, दो नोड फिक्स हो गया, उन दो नोड के सारे पार्टिकल एक साथ पॉजिटिव आयाम में पहुंचेंगे। तो जब माध्य से पॉजिटिव आयाम पे पहुंच रहे होंगे तो ऊर्जा का रूपांतरण गतिज से स्थितिज में हो रहा होगा। ये समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ सोच के, सबसे ज्यादा वेग कहां पे रहेगा? सबका माध्य स्थिति पे अलग अलग पार्टिकल का वेग अलग अलग है, क्योंकि आयाम अलग अलग है। तो किस पार्टिकल का वेग सबसे अधिक होगा? एंटी नोड वाले। तो एंटी नोड वाले के पास सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा। और जब ये माध्य स्थिति से आयाम पे पहुंच गया तो सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन कहां पे होगा, विकृति कहां पे सबसे ज्यादा होगी? नोड। तो नोड के पास सबसे अधिक स्थितिज ऊर्जा। तो क्या होता है अब समझना, जब माध्य स्थिति से आयाम की तरफ जाता है तो ऊर्जा गतिज से स्थितिज में बदलता है और एंटी नोड से नोड की तरफ प्रवाहित। एंटी नोड के पास गतिज ऊर्जा अधिक थी, जब आयाम पहुंचे तो नोड के पास स्थिति ऊर्जा अधिक है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण कहां से कहां हुआ? एंटी नोड से नोड की तरफ। कब? जब पार्टिकल या रस्सी जो था वो माध्य स्थिति से आयाम की तरफ जा रहा है। और ऊर्जा किस रूप से किस रूप में बदली? गतिज से स्थिति। अब इसका उल्टा हो गया, अगर मान लो आयाम से माध्य स्थिति की तरफ आ रहा है तो ऊर्जा किस से किस में बदल रहा है? स्थितिज से गतिज। और कहां से कहां बह रहा है? इसलिए बह रहा है ना, इसलिए इसको तरंग बोलते। ठीक है, लेकिन ये वेव इक्वेशन के फॉर्म में तो नहीं है, इसलिए इसको अप्रगामी। ठीक है, फ्लो करता है, लेकिन कहां से कहां फ्लो करता है? नोड से एंटी नोड, एंटी नोड से नोड। क्लियर हो गया? इस चीज को लिख लो। कैसे लिखोगे? नोड से एंटी नोड। नहीं एक मिनट, ये मत लिखना, नोड से एंटी नोड ना, माध्य से आयाम ये होगा ना, माध्य से आयाम है ना। माध्य से आयाम में क्या होगा? गतिज ऊर्जा बदल रहा होगा स्थितिज ऊर्जा में, है ना। माध्य स्थिति से आयाम की तरफ जब गति हो रही, गतिज ऊर्जा बदल रहा होगा स्थिति में, और एंटी नोड से नोड की तरफ प्रवाहित हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसी को उल्टा आ गया, अगर आयाम से माध्य हुआ तो आयाम से माध्य, तो उसके इसमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा बदल रही होगी गतिज ऊर्जा में, और नोड से एंटी नोड की तरफ जा रही होगी। माइक बंद रखो, माइक कोई बार बार हमें अनम्यूट करने का तो ऑप्शन ही नहीं दिया, तो कैसे हो? इसमें तो अनम्यूट का तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया कि अनम्यूट खुद कर सकते हो। अनम्यूट हो रहा है? चलो ठीक है, देखता हूं। कोई अनम्यूट नहीं करेगा, जो अनम्यूट करे उसको भगा दूंगा, परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा। चलो शांत हो जाओ यहां तक, है ना। क्लियर यहां तक? ये दोनों चीज क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और मैंने क्या बोला? नोड और एंटी नोड के बीच की ऊर्जा क्या रहेगी?
संरक्षित रहेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। कुल ऊर्जा हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? गतिज ऊर्जा निकालेंगे, एक्सप्रेशन लिखा था। स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, एक्सप्रेशन लिखा था। उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों समाकलन करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग एक लूप की ऊर्जा चाहते हैं। देखो अब सुनना ध्यान से ना, एक क्वेश्चन में बता देता हूं, जेई एडवांस में पूछा था, मेंस में नहीं पूछा है, वो भी बहुत पहले पूछा था जब सब्जेक्टिव होता था। हाँ, अब सब्जेक्टिव होता था तब पूछा था, अब शायद क्योंकि एक्सप्रेशन कैसे निकलवाएगा, डिराइव करेगा? तो ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन देकर सेटिस्फाई करा दो रिवर्स के। मैंने बोल दिया सर मेरा ऐसा है ना, ये फंडामेंटल मोड में ऑसिलेट हो रहा है, मुझे इसमें कुल ऊर्जा निकालनी कितनी, फंडामेंटल मोड में चल रहा है, इसमें कुल ऊर्जा निकालनी है। तो समीकरण मुझे मालूम है क्या दे रहा है, y बराबर a साइन के साइन ओमेगा टी। फाई को 0 ले लिया क्योंकि x बराबर 0 पे नोड, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मुझे इस नोड और नोड के बीच की ऊर्जा निकालनी है, मतलब एक लूप की ऊर्जा निकालनी। ये इक्वेशन दे रखा है, क्वेश्चन बोला कि एक लूप की ऊर्जा ज्ञात, ठीक है। तो स्थिति जो गतिज दोनों निकालेंगे। सबसे पहले अपन स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा निकालेंगे। गतिज ऊर्जा क्या आएगा, हाफ म्यू dx इंटू dy बाई dt का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। शांत हो पहले देख, है ना। अब मुझे एक लूप का करना है, तो इसका समाकलन कर देंगे 0 से लूप, x का वैल्यू कहां से जाएगा, 0 से लैम्डा बाई 2 तक। ये गतिज ऊर्जा आ गई। कितने में गतिज ऊर्जा आई? एक लूप में। ये कितने में आई? एक लूप में, ठीक है ना। अच्छा ओमेगा भी बाहर आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये किस में ऊर्जा आई? ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। इसका समाकलन करने कहां से कहां करने, 0 से लैम्डा बाई 2, क्योंकि एक, अब मान लो 1/4 ये पूछता तो 0 से लैम्डा बाई 4 लगाते, ठीक है। देखो क्या क्या चीज कॉमन आएगा, बाहर आ जाएगा हाफ, म्यू बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, समाकलन रहेगा साइन स्क्वायर के एक्स डीएक्स, 0 से लैम्डा बाई 2। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो साइन स्क्वायर का एक्सप्रेशन? जल्दी से करके बताओ। साइन स्क्वायर को डबल एंगल में कन्वर्ट करो, क्या आता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 cos है ना, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो 1/2 का समाकलन, तो 1/2 का समाकलन 1/2 इंटू एक्स बन गया, वो लैम्डा बाई 4 हो गया, है ना, उसका 0 हो गया। तो हो जाएगा हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू लैम्डा बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। चेक कर लो सही आ रहा है। हाँ इसका समाकलन क्यों, देखो कॉस स्क्वायर का जब लिखो लिमिट तो 0 आ जाएगा, और इसका 1/2 का समाकलन 1/2 dx का समाकलन 1/2 x आ गया, x का वैल्यू लैम्डा बाई 2 रखो, लैम्डा बाई 4। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। स्थितिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन ये रहा, है ना। इसमें डालते हैं, क्या लिखा है, हाफ टी की जगह हम लोग लिखते हैं म्यू वी स्क्वायर, है ना, इंटू डीएक्स डी वाई बाई डीएक्स को होल स्क्वायर, अवकलन कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स कॉस नहीं कॉस स्क्वायर के एक्स और साइन स्क्वायर ओमेगा, कॉस स्क्वायर के एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी। 1 मिनट हल्ला मत करो, ये एक्सप्रेशन याद रखने को बोल देंगे ज्यादा बोलो, ठीक है। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 0 से लैम्डा बाई 2 तक, सही है, ठीक है ना। ये dy बाई dx को होल स्क्वायर यहां से निकाल दिया, ठीक है ना। अब तो ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हाफ कॉमन है म्यू वी स्क्वायर। अच्छा v और k का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, ओमेगा, v और k का मल्टीप्लीकेशन ओमेगा बाई k बराबर v, तो v k बराबर ओमेगा, तो ये और ये मिलके ओमेगा स्क्वायर लिखा होगा इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाहर आ गया,
और कॉस स्क्वायर के एक्स का समाकलन तो वो भी लैम्डा बाई 4 आएगा, चेक कर लो। कॉस स्क्वायर का करोगे डबल एंगल में 2 cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा माइनस 1/2 आएगा, तो वापस वही आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का योग करो, योग करो, देखो क्या मिल रहा है। ये और ये हाफ कॉमन है, बाहर आ गया, म्यू कॉमन है, बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, लैम्डा बाई 4 कॉमन है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो गया। सही है, तो ये एक नोड की ऊर्जा होगी, मतलब एक लूप की ऊर्जा होगी, नोड नहीं, एक लूप की ऊर्जा होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? याद कैसे रखोगे? बिल्कुल याद रखने का कोई, v इंटू के ओमेगा हो गया ना, ओमेगा बाई के बराबर v, तो v इंटू के ओमेगा। ठीक है, अब याद कैसे वो सुनना है, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पार्टिकल का वेलोसिटी होता है ए ओमेगा, हाफ म्यू वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा इंटू लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 लेंथ बोला है तो लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 लेंथ बोलता है तो लैम्डा बाई 8, एक पूरे तरंग दैर्ध्य में बोलता है, लैम्डा में बोलता है तो ये लैम्डा बाई 2, जितना बोलेगा उसका आधा यहां लगा देना। ठीक है, कॉस स्क्वायर के एक्स का समाकलन किया है 0 से लैम्डा बाई 2 तक, दोनों सही है, कौन सा गलत कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ किया क्या? साइन स्क्वायर को डबल एंगल में कन्वर्ट को यही लिखाएगा ना। अब जब 1/2 का समाकलन हो तो 1/2 इंटू dx का समाकलन 1/2 इंटू एक्स आएगा, लिमिट लैम्डा बाई 2 रख दो, लैम्डा बाई 4 आ गया, 1/2 इंटू लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4 आ गया। cos 2kx का जब करोगे तो sin 2kx आएगा, लिमिट रखो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा बाई 2 रखोगे ना जब, है ना, तो साइन का वैल्यू जो आएगा और लैम 0 रखने पे साइन का वैल्यू सेम आएगा, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, करके देख, लिमिट रखे कहां है? ठीक है, तो ये एक लूप का ऊर्जा है, जेई में यही पूछा गया था, सब्जेक्टिव पेपर तो डायरेक्ट लिखना था उल्लू। जैसे तुम लिख रहे हो अभी कॉपी में, हाँ, ऑनलाइन कहाँ होते, कागज पे, मेंस नहीं होता था ना, उसमें स्क्रीनिंग होता था, एक होता था एडवांस, मतलब मेंस, स्क्रीनिंग वाला ऑब्जेक्टिव होता था, हाँ, स्क्रीनिंग वाला ऑब्जेक्टिव होता, और जो एडवांस होता तो वो कॉपी फिक्स रहता है, एक बार गलत होगा तो गलत है, नया कॉपी नहीं मिलेगा उसमें, नया पेज नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, क्वेश्चन ऊपर रहता था, नीचे जगह रहता था, बस गलत तो गलत, पेन से लिखना था, पेंसिल अलाउड नहीं था, कोई रफ पेज नहीं, साइड में करो जहां करना है, डेस्क में कहां से कर दोगे, नहीं मिलता था। चलो जल्द से दिखा देते, बात कर लेना। हमारे समय में नहीं देता था, हमारे समय के पहले का नहीं बता सकता, हमारे समय के बाद के नहीं। एक लूप की कुल ऊर्जा आधे लूप की कितनी होगी, इसको आधे से भाग दे दो, ये कुल ऊर्जा निकाल दिया। हाँ, अरे गतिज ऊर्जा में तो कॉस स्क्वायर का फंक्शन बचा था ना, और स्थितिज ऊर्जा में साइन स्क्वायर का फंक्शन बचा था, दोनों का योग करें तो 1 हो गया। अब देखो इसका एग्जाम्पल कहां मिलता है, स्ट्रिंग, ये जो आता है स्टैंडिंग वेव का, गिटार बजते हैं उसमें स्टैंडिंग वेव बनता है। अब जब कभी गिटार, जब किसको आता है बजाने, किसी को आता है नहीं, बजाते थे कभी, पहले बजाते थे, अब तो उसमें क्या करते थे, आवाज अच्छा नहीं आता तो क्या करते, तार को टाइट करते थे, टाइट करने से तनाव बल बढ़ गया, तनाव बल बढ़ गया तो वेग बदल गया, वेग बदल गया तो स्टैंडिंग वेव के लिए आवृत्ति बदल, और आवृत्ति देखो, एक पतला तार होता है, एक मोटा तार होता है, 6 तार होते हैं, पता होगा, ABCDEF, है ना, यहाँ पर सारे गामा बोलते हैं, वहां ABCDEF, है ना, पतले तार होते हैं, उसको सुनो, चुप, सुन लो, जो पतला तार होता है ना, उसका म्यू कम होगा, म्यू कम होगा, वेग मान लिया v, है ना, v ज्यादा होगा, v ज्यादा होगा, लैम्डा तो फिक्स है तार की लंबाई,
तो V ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो पतला तार को जब बजाओ तो पतला आवाज आता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला आवाज पतला सुनाई देगा। अभी साउंड वेव में देखेंगे, है ना। मोटे तार को बजाओगे तो उसका आवाज मोटा आता है, कारण क्या है, उसमें वेग कम है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को तार को कस के टेंशन बदलते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, अब लेंथ तो फिक्स है, अब तुम्हें अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड बजाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, फिंगर का यूज करके लेंथ को वेरिएशन करते हैं। यहां कर दिया तो ये नोट बन गया, अब ये लेंथ बचा, इसका फ्रीक्वेंसी अलग, इसी को यहां पे अगर प्रेस किया तो ये लेंथ बच गया, ठीक है। तो वो अलग अलग लेंथ वेरी करके हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट कराते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा तबला है उसमें भी यही काम होता है, हारमोनियम है उसमें भी यही काम होता है, सब में जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, फ्लूट है, बांसुरी, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, सब में स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन, ठीक है। किसी में साउंड या एयर कॉलम में स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है, जैसे हारमोनियम हुआ, तुम्हारा बांसुरी हुआ। किसी में तार में स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हुआ, जैसे गिटार हुआ, सितार हुआ। अब क्या करते हैं, गिटार को देखोगे तो वहां तार के नीचे एक छेद रहता है, उस छेद में क्या, जैसे तार ऑसिलेट करता है वैसे उस छेद के अंदर की हवा ऑसिलेट करती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम है तो वो आवाज का जो फ्रीक्वेंसी आता है वही तुम्हें सुनाई देता है, तार का आवाज नहीं सुनाई देगा तुम्हें, वो हवा का। अब तुम क्या करना, गिटार लेना और पीछे से छेद कर देना, अब बजाना, गिटार का आवाज नहीं आएगा। वो जो एयर कॉलम है ना गिटार के अंदर, वो ऑसिलेट करता है तार के साथ साथ, उसका आवाज तुम्हें सुनाई देता है, ठीक है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है हमारे कानों को वो ध्वनि पतला सुनाई देता है, पिच बढ़ना बोलते हैं इसको। हाँ, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है ना तो पिच बढ़ता है, ठीक है। ट्रेन तुम्हारे पास से अप्रोच कर रहा है, तुम्हें ट्रेन का आवाज तेज सुनाई देने लगता है, फ्रीक्वेंसी पतला सुनाई देता है ना, रीजन बीइंग क्या है, अगर कोई अप्रोच करता है तुम्हारी तरफ स्रोत, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें अधिक सुनाई देती है, ठीक है। क्लियर है, बॉयज का वॉइस मोटा होता है, गर्ल्स का वॉइस पतला होता है, रीजन ये है कि गर्ल्स का वॉइस का फ्रीक्वेंसी अधिक होता है ना, उसका पिच, है ना, उसका पिच ज्यादा होता है, ठीक है। क्लियर है चीज। तो ये हमारा ह्यूमन ईयर जो है वो किस तरीके से साउंड को डिटेक्ट करता है, उसमें एक प्रॉपर्टी होता है पिच, जो कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है, समझ में आ रहा है। एक प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है लाउडनेस, अब जोर से बोलते हो तो, है ना, आवाज। और एक होता है लाउडनेस, एक होता है पिच, एक होता है वेव फॉर्म। अब बताओ, हारमोनियम से कोई गाना बजाओ और उसी गाना को तुम गाओ, अच्छा कौन सा रहेगा, हारमोनियम वाला, क्योंकि हारमोनियम वाले का वेव फॉर्म रेगुलर वेव फॉर्म, प्योर साइनोसोडल, और तुम्हारा वाला का इरेगुलर होता है। तुम्हारे आंख में पट्टी बांध दूं, है ना, माइक में एक बार गाय को बोलू गाय, और एक तुम गाओ, पहचान लोगे ये गाय गा रहा है, ये तुम गा रहे हो। आंख में पट्टी है, देखने की जरूरत तो नहीं है, ध्वनि सुन के, है ना, सुन के। इसका मतलब क्या है कि गाय, देखो सुना है, सुनो एक मिनट, मैं माइक से बोला हूं तो माइक का वॉल्यूम फिक्स करेगा तो लाउडनेस दोनों का सेम है ना, फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम हो भी सकता है, नहीं भी। तो मैंने आपको पट्टी बांधी, मैंने हारमोनियम प्ले किया और मैंने गिटार प्ले किया, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है, लेकिन दोनों का वेव फॉर्म सेम नहीं होता। तो हम लोग पहचान सकते हैं कि ये हारमोनियम से बजाया गया गाना है, ये गिटार से बजाया, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे प्ले कर दो, दोनों सेम लाउडनेस के साथ प्ले कर दो, फिर भी मैं पहचान लूंगा ये गिटार है, ये हारमोनियम। क्यों, क्योंकि दोनों का वेव फॉर्म अलग। वेव फॉर्म जो अपन हम साइनोसोइडल कर्व बनाते, तो साइन कर्व बनाते एक सिंगल। वेव फॉर्म क्या होता है, इस तरह का मान लो मैं कुछ वर्ड बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसमें क्या बहुत सारे वेव आपस में मिले हुए होते हैं, तो उसका जो ग्राफ बनता है दैट इज वेव, ठीक है ना। तो हमारे पास हमारे ह्यूमन को तीन चीज सुनाई देता है, लाउडनेस, वेव फॉर्म और पिच। पिच किससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। लाउडनेस किससे रिलेटेड है, इंटेंसिटी से, तीव्रता से। और वेव फॉर्म साउंड कौन बता रहा है, ठीक है, ये साउंड वेव में आता है। क्लियर है यहां तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब साउंड वेव में इसके बाद एक जो पार्ट बचता है वो होता है डॉपलर इफेक्ट, है ना। एक पार्ट बचता है, ये वाला जो पार्ट अभी ह्यूमन ही है, बाकी जो भी पार्ट है स्टैंडिंग वेव का पार्ट जो है वो इसी के जैसा, बस वहां पे हम लोग यहाँ रस्सी बोलते हैं, वहां रेजोनेंस कॉलम बोलते हैं, अनुनाद, है ना, रेजोनेंस कॉलम, है ना, वो हम लोग देखेंगे, है ना। हाँ, अनुनाद स्तंभ जिसको बोलते हैं, हाँ नेक्स्ट क्लास में, है ना। साउंड वेव भी बचा है, स्ट्रिंग वेव कंप्लीट हो चुका है ना। होमवर्क क्या रहेगा,
हाँ नहीं, एरर पढ़ा देंगे कल सुबह। समझो, तुम भी समझो। हाँ, सर को मैं बोलूंगा भी नहीं वेव कराने, घबरा क्यों रहे हो? सर को मैं वेव बोला भी नहीं हूँ। हाँ, फ्लूइड की बोल रहा हूँ। आधा आधा टॉपिक। हाँ हाँ, सर आ रहे हैं, अजय नागर सर। हाँ नहीं, सर बिजी है, मैं बात किया उनसे। हाँ हाँ, ये कौन है कैरी मिनट? हाँ अच्छा, उसका नाम भी ये नहीं पता मेरे को। एक मिनट सन। हाँ, ये है एक लूप में संग्रहित कुल ऊर्जा, स्टैंडिंग वेव के एक लूप में कुल ऊर्जा यांत्रिक ही होगा अभी तो।